गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आइए आज फिर एक अपनी नई क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संप्रभुता, या जिसको प्रभुसत्ता भी कहते हैं और इंग्लिश में जिसको सोवरेनिटी बोलते हैं। तो आपने पिछली क्लास में भी देखा, मैंने बताया था आपको कि राज्य यानी राजनीति विज्ञान की अगर आप परिभाषा के अंतर्गत देखें तो राज्य किसे कहते हैं। तो राज्य का मतलब एक देश होता है, और राज्य किस प्रकार बनता है, किसको हम राज्य कहेंगे, उसके लिए मैंने पिछली क्लास में आपको राज्य के तत्व बताए थे। यानी राज्य के 4 तत्व होते हैं, और उनमें से ही एक तत्व जो अति महत्वपूर्ण तत्व होता है उसको कहते हैं संप्रभुता। तो राज्य का जो संप्रभुता महत्वपूर्ण तत्व है, आज की क्लास में हम संप्रभुता के बारे में जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि अलग अलग विचारकों ने, अलग अलग विद्वानों ने संप्रभुता की परिभाषा किस प्रकार दी है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले जान लेते हैं संप्रभुता का अर्थ। तो संप्रभुता जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द सुपर एनस से बना है, और जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। तो इस प्रकार समाज की सर्वोच्च शक्ति को ही क्या कहा जाता है, संप्रभुता कहा जाता है। अर्थात यह वह सत्ता है जिसके ऊपर अन्य कोई सत्ता जो है वो नहीं होती। तो आप देखते भी हैं कि प्रत्येक समाज में विभिन्न प्रकार के वर्ग, संस्थाएं, समुदाय तथा शक्तियाँ होती हैं। आप देखते हैं कि भाई अलग अलग धार्मिक संस्थाएं भी होती हैं, अलग अलग जातिगत वर्ग होते हैं, बहुत सारे समुदाय होते हैं, शक्तियाँ होती हैं। तो इन सब में जो सर्वोच्च शक्ति रखता है उसे ही क्या कहते हैं, संप्रभु सत्ताधारी कहते हैं उसको। तो वर्तमान समय में यह शक्ति जो है आवश्यक रूप से राज्य के पास होती है। यानी संप्रभुता किसके पास होती है, राज्य के पास होती है, जिसके आधार पर वह अन्य समुदायों, संस्थाओं तथा सामान्य जनता से अपने आदेशों का पालन कराता है। और राज्य की इच्छा या आदेश कानून के रूप में व्यक्त होते हैं। यदि कोई इनका उल्लंघन करता है, यानी राज्य की इच्छा या राज्य के आदेशों का उल्लंघन करता है, तो राज्य उसे कठोर से कठोर दंड दे सकता है। इस सर्वोच्च सत्ता को ही जो है संप्रभुता कहते हैं या प्रभुसत्ता कहते हैं। राज्य की सर्वोच्च इच्छा या कानून के रूप में भी इसको संबोधित किया जाता है। अर्थात ये तीनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अब देख लेते हैं संप्रभुता की परिभाषाएं, जो कुछ विद्वानों ने अपने अनुसार परिभाषाएं दी हैं उनको देख लेते हैं। पहली परिभाषा है जीन बोंदा के अनुसार। तो बोंदा कहते हैं कि संप्रभुता नागरिकों एवं प्रजाजनों के ऊपर वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता है। यानी नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर वो सर्वोच्च शक्ति है जिसके ऊपर किसी कानून का बंधन नहीं होता। दूसरा है ग्रोसियस के अनुसार। तो ग्रोसियस कहते हैं कि संप्रभुता उस व्यक्ति की सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कार्य किसी अन्य के अधीन नहीं होते और जिसकी इच्छा का उल्लंघन न किया जा सके। इसी प्रकार ब्लैक स्टोन अपनी परिभाषा देते हुए बताते हैं कि संप्रभुता वह सर्वोच्च अनिवार्य व अनियंत्रित सत्ता है जिसमें सर्वोच्च विधिगत शक्ति होती है। ऐसे ही विलोबी के अनुसार संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। इसके बाद जेलिनेक के अनुसार वो कहते हैं कि संप्रभुता राज्य का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अतिरिक्त किसी दूसरे की इच्छा या किसी बाहरी शक्ति के आदेशों से बाध्य नहीं है। ऐसे ही पोलाक भी अपनी परिभाषा देते हैं और वो कहते हैं कि संप्रभुता वह शक्ति है जो न तो अस्थायी होती है और न ही किसी के द्वारा दी गई होती है, और न ही वह ऐसे नियमों के अधीन है जिन्हें वह स्वयं बदल ना सके, और न ही यह पृथ्वी पर किसी दूसरी शक्ति के प्रति जो है उत्तरदायी होती है। इसी प्रकार ड्यूगवी भी अपनी परिभाषा में बताते हैं कि संप्रभुता राज्य की शासन शक्ति या आज्ञा देने की शक्ति है। वह राष्ट्र की इच्छा है जिसका संगठन राज्य के रूप में हुआ है। उसे राज्य की सीमा के भीतर सब व्यक्तियों को आदेश देने का अधिकार है। ऐसी वुड्रो विल्सन जो अपनी परिभाषा में बताते हैं कि संप्रभुता वह शक्ति है जो सदा सक्रिय रहकर कानून बनाती है और उसका पालन करवाती है।
बर्गेस ने भी इसी प्रकार की परिभाषा देते हुए बताया है कि संप्रभुता जनता तथा जनता के सभी संगठनों के ऊपर मौलिक, निरंकुश और असीमित शक्ति है। और अंत में जो है लास्की की परिभाषा है, और लास्की कहते हैं कि संप्रभुता कानूनी तौर पर व्यक्तियों तथा समूहों पर सर्वोच्च होती है और उसके पास सर्वोच्च बाध्यकारी शक्ति होती है। इन सभी परिभाषाओं के बाद जो पता लगता है वो ये है कि यह राज्य की शक्ति शंका रहित है और राज्य को अधिकार है कि वह अपने नागरिकों से निष्ठा बनाए रखने की अपेक्षा करे। और इसका अर्थ यह भी निकलता है कि राज्यादेश का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगेगा अथवा अन्य प्रकार से दंडनीय होगा। इसको आंतरिक संप्रभुता भी कहा जाता है। आंतरिक रूप से राज्य अपनी सीमाओं के अंदर किसी व्यक्ति अथवा संगठन जीवित अथवा कार्यरत से क्या होता है, श्रेष्ठ होता है तथा उन्हें राज्य के कानून और आदेश के अधीन कार्य करना पड़ता है। कोई भी राज्य से अधिक श्रेष्ठता जो है वो उसका दावा नहीं कर सकता। उनके ऊपर राज्य की शक्ति मूलभूत, संपूर्ण, असीमित और पूर्णतः व्यापक होती है। संप्रभुता के बाह्य लक्षण भी हैं, जिनका अर्थ है कि राष्ट्रमंडलों के बीच प्रत्येक राज्य जो होता है वो सर्वोच्च होता है और अपने भाग्य निर्माण के लिए स्वतंत्र होता है। कोई अन्य राज्य अथवा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है किसी राज्य से श्रेष्ठ होने का दावा नहीं कर सकता। राज्य कुछ संधियों अथवा अन्य वचनबद्धताओं के अधीन हो सकता है, परंतु ये राज्य की तरफ से स्वतः ही यानी अपने आप ही जो है आरोपित बाध्यताएं होती है। कोई भी राज्य के ऊपर किसी ऐसी बाध्यता को लागू नहीं कर सकता है अथवा उसके लिए विवश नहीं कर सकता है जो उसे स्वीकार ना हो। इस प्रकार राज्य आंतरिक और बाह्य संप्रभुता से सुसज्जित होता है, जिसके कारण उसके पास व्यक्तियों, समूहों अथवा संगठनों के ऊपर दमनकारी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और राज्य को निरंकुश बनाती है। तो आज संप्रभुता में हमने देखा यानी संप्रभुता क्या होती है। संप्रभुता राज्य का एक ऐसा सर्वोच्च तत्व है, यानी राज्य अपनी सीमाओं के अंदर सभी समुदायों, सभी वर्गों से जो है वो श्रेष्ठ होता है और उसके पास चूंकि संप्रभुता होती है तो राज्य की सीमाओं के अंदर जो संप्रभुता है उसको हम आंतरिक संप्रभुता, और बाह्य अंतर्राष्ट्रीय जब परिदृश्य में देखते हैं तो अन्य देशों के साथ भी जब उसके संबंध होते हैं तो वह आंतरिक के साथ साथ बाह्य रूप से भी संप्रभु होता है। यानी कोई भी राज्य उससे श्रेष्ठ अपने आप को नहीं घोषित कर सकता, कोई संगठन अपने आप को उनसे श्रेष्ठ घोषित नहीं कर सकता और उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव या उसको विवश नहीं कर सकता जो कार्य वो नहीं करना चाहता। इस प्रकार जो है संप्रभुता राज्य का एक महत्वपूर्ण तत्व है, जिसके माध्यम से राज्य अपने आप संप्रभु है और अपने नागरिकों का विकास करने के लिए